फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि। बुद्धि के कॉन्सेप्ट को इसमें समझेंगे और जानेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने किस तरीके से बुद्धि को परिभाषित किया है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अगर बुद्धि की बात करें, समान लैंग्वेज की बात करें, तो बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में काफ़ी करते हैं। ठीक है। तेजी से सीखने तथा समझने, अच्छा स्मरण और तथा तार्किक जो चिंतन है, जो हम लोग लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, आदि गुणों के लिए हम क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन की भाषा में बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, हम डेली रूटीन में क्या करते हैं, बुद्धि शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं और देखते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कम बुद्धि का है, ये व्यक्ति अधिक बुद्धि का है। इस तरीके की बातें भी हम डेली प्रतिदिन करते हैं। तो आइए जानते हैं इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, किस तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में बताया है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि शब्द का प्रयोग इस सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ में होता है। ठीक है। ऐसे सामान्य अर्थ में मनोवैज्ञानिकों ने इसका अर्थ नहीं बताया, बल्कि एक विशेष अर्थ में बताया। प्रारंभ से ही मनोवैज्ञानिकों में बुद्धि शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की। जो सबसे पहले परिभाषित करने वाले थे वो हैं बोरिंग। ठीक है। बोरिंग ने बुद्धि की एक औपचारिक परिभाषा दी और इन्होंने सबसे पहले दी और कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ठीक है। यानी जो भी बुद्धि परीक्षण जो भी मापता है, हम जब भी कोई बुद्धि का परीक्षण करते हैं तो जो मापता है उसी को हम बुद्धि कह देंगे। इनकी ये परिभाषा थी। ठीक है। परंतु क्या है, इस परिभाषा से बुद्धि के स्वरूप के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता। फिर जैसे कहते हैं ना कि फिर बुद्धि को मापने के लिए बहुत परीक्षण है। इन्होंने कहा ना कि अगर बुद्धि क्या है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। लेकिन इससे कुछ, इनकी परिभाषा से कुछ साबित, मतलब कुछ बहुत अच्छा वो नहीं निकला कि हम ये जान सकें कि आखिर बुद्धि है क्या। क्योंकि बहुत से बुद्धि परीक्षण होते हैं, उनमें से किस परीक्षण द्वारा हम अपनी बुद्धि को मापें, ये सब क्लियर नहीं था। तो आगे जो है, बोरिंग के बाद अनेक मनोवैज्ञानिकों ने भी क्या की, बुद्धि को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की। सभी परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा। ठीक है। बोरिंग के बाद जो है, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की और इन सभी परिभाषाओं को मूलतः 3 भागों में बांटा। आइए देखते हैं वो 3 भाग कौन कौन से थे। जो पहला भाग है, ठीक है, देखिए जो पहला भाग है, तो जो पहला भाग है इसमें क्या बताया इन्होंने कि पहली श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया जिसमें कि वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की। ये प्रथम आधार पे। ठीक है। इस श्रेणी की परिभाषाओं के अनुसार, ये प्रथम जो श्रेणी है उस श्रेणी के अनुसार, परिभाषाओं के अनुसार, जो व्यक्ति जितना ही जल्दी से वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है उसे उतनी तीव्र बुद्धि का समझा जाता है। ठीक है। जैसे इन्होंने जो पहला जो डिफिनेशन की में रखा, पहले जो बुद्धि के बारे में जो पहली डिफिनेशन जो इन्होंने बताई, इसमें कहा गया कि जिसमें वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की गई। और इसमें ये बताया गया कि बुद्धि को हम कैसे, इस श्रेणी परिभाषाओं के अनुसार, जो व्यक्ति जितना जल्दी से वातावरण के साथ क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है, उसे उतनी ही तीव्र बुद्धि का समझा जाता है। दूसरे प्रकार में जो इन्होंने रखा, दूसरी श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा जिसमें सीखने की क्षमता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया गया। यानी इसमें जो है क्या किया गया, जो सीखने की क्षमता है, ठीक है, उसको उसकी रूप में परिभाषित किया गया बुद्धि को। और इसमें बताया गया कि जिस व्यक्ति में यह क्षमता जितनी अधिक होगी, यानी जितनी ही ज़्यादा जिस व्यक्ति में सीखने की क्षमता अधिक होगी, उतना ही वो क्या होगा, बुद्धिमान समझा जाएगा। तीसरी जो प्रकार है उसमें हम देखते हैं कि जो तीसरी श्रेणी है उन परिभाषाओं को रखा गया जिनमें बुद्धि को क्या माना गया, अमूर्त चिंतन। ठीक है। जिनमें जो है बुद्धि को क्या माना गया, अमूर्त चिंतन। ठीक है। अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया और ये बताया गया कि यह क्षमता जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होगी, जितनी ही अधिक होती है, उस व्यक्ति को उतना ही बुद्धिमान समझा जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो सबसे पहले जो बताने वाले थे बुद्धि के बारे में, वो बोरिंग ने सबसे पहले परिभाषा दी। इन्होंने बुद्धि परीक्षण बताया कि जो मापता है वही बुद्धि है, ऐसी परिभाषा दी। लेकिन इनकी परिभाषा इतनी कारगर नहीं थी, क्योंकि क्या था कि परीक्षण बहुत सारे थे और हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा परीक्षण किस परीक्षण द्वारा किए गए मापन को हम बुद्धि कहेंगे। फिर उसके बाद कई मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि 3 भागों में, 3 श्रेणियों में जो है बुद्धि की परिभाषाओं को डिवाइड कर दी। पहला कि जो व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन बहुत अच्छे से करेगा उसकी बुद्धि उच्च मानी जाएगी। दूसरा, जो जितनी जल्दी सीखेगा
उसकी बुद्धि क्या है उतनी अच्छी मानी जाएगी। और तीसरा, जो व्यक्ति बहुत अच्छा अमूर्त चिंतन करेगा, ठीक है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी मानी जाएगी, यानी वो बहुत अच्छा बुद्धि वाला माना जाएगा। इस तरीके से 3 परिभाषाओं में 3 श्रेणी में बांटा। परंतु आगे देखें तो आगे इसका क्या है, परंतु बाद में अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि इन 3 श्रेणियों की परिभाषाओं में एक सामान्य दोष है। ठीक है, इसमें क्या है, एक सामान्य दोष भी पाया। क्या पाया कि वह यह है कि प्रत्येक श्रेणी की परिभाषाओं में बुद्धि क्या है, बुद्धि एकमात्र पहलू या पक्ष को आधार मानकर बुद्धि को परिभाषित किया गया। ठीक है, और आगे फिर देखें तो सच्चाई यह है कि बुद्धि में सिर्फ एक ही तरह की क्षमता सम्मिलित नहीं होती। यानी इन्होंने ये कहा कि बुद्धि में केवल एक ही तरीके की क्षमताएं सम्मिलित नहीं होती, बल्कि कई तरीके की होती है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि में केवल हम समायोजन ही देखें और फिर या केवल सीखने की ही बात देखें या तो केवल अमूर्त चिंतन की देखें, बल्कि यह है पूरे सम्मिलित रूप को बुद्धि डिफाइन करती है। ठीक है, तो इसमें कहा सच्चाई यह है कि बुद्धि को सिर्फ एक ही तरीके की क्षमता सम्मिलित नहीं होती, बल्कि इसमें अनेक तरह की क्षमताएं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सामान्य क्षमता। ठीक है, जिन्हें हम सामान्य क्षमता या जनरल एबिलिटी कहा जाता है। और मतलब आगे ये देखें, सम्मिलित होती है, मतलब कि हमने ये देखा कि जो बुद्धि है सिर्फ एक ही तरीके की क्षमताओं से सम्मिलित जो है नहीं होती, मतलब बुद्धि में केवल एक ही तरीके की जो क्षमताएं हैं वो सम्मिलित नहीं होती, बल्कि इनमें अनेक तरीके की क्षमताएं, जिन्हें हम सामान्य क्षमता कहा जाता है, सम्मिलित होती हैं। ठीक है, आगे देखें तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ और मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को दूसरे ढंग से परिभाषित किया। अभी तक तो एक क्षमता के अनुसार परिभाषित किया गया, लेकिन अब कई और भी मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने दूसरे ढंग से भी वो उसको बुद्धि को परिभाषित किया। सबसे पहले वेस्लर का देखते हैं। वेस्लर के अनुसार जो है बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। दूसरी परिभाषा रॉबिन्सन ने दी। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति की सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता के रूप में सोचने की क्षमता अथवा अनुभवों के लाभ उठाने की क्षमता को दिखाता है। तो ये जो 2 तरीके की परिभाषा दी गई, इन सभी परिभाषाओं की एक सामान्य विशेषता यह थी कि इन परिभाषाओं में बुद्धि को कई तरह की क्षमताओं का योग माना गया है। यही कारण है कि ऐसी परिभाषाएं काफ़ी प्रचलित तथा लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो पहले जो बताया जा रहा था वो किसी एक क्षमता के आधार पर बुद्धि को डिफाइन किया जा रहा था, लेकिन अब बाद के जो मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बुद्धि में एक तरीके की क्षमता नहीं बल्कि कई तरीके की क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। आगे जो है इन सभी परिभाषाओं की एक सामान्य विशेषता यह थी कि इन परिभाषाओं में बुद्धि को कई तरह की क्षमताओं का योग माना है। यही कारण है कि ऐसी परिभाषाएं क्या है, काफ़ी प्रचलित तथा लोकप्रिय हुई। इन परिभाषाओं का एक सामान्य विश्लेषण है जो हम आगे देखते हैं कि ये जानते हैं कि बुद्धि जो है, बुद्धि के बारे में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जानने के लिए कि आखिर बुद्धि कहते किसे हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जो है देखेंगे तो बुद्धि जो है विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होती है। अभी हमने देखा कि जो बुद्धि होती है विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होती है। इसका मतलब यह होता है कि बुद्धि में किसी एक प्रकार की क्षमता नहीं होती, इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं। ठीक है, इन क्षमताओं का पूर्ण योग ही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। दूसरा देखें तो कहा कि बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है। इतना ही नहीं, किसी समस्या के समाधान में गत अनुभूतियों का लाभ इस बुद्धि के कारण ही उठा पाता है। ठीक है, दूसरा जो है यही बताया उन्होंने कि बुद्धि जो के सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान में सूझ का सहारा लेता है। ठीक है, और साथ ही साथ किसी समस्या के समाधान में अपने जो गत अनुभूतियाँ हैं, जो उसके पहले के अनुभव हैं, उसका जो लाभ इस बुद्धि के कारण ही उठा पाता है। तीसरा जो उन्होंने बताया कि बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। ठीक है, जैसे जो व्यक्ति जितना अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक क्रियाएं करता है उसे उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है, और वहीं अगर निरर्थक और उद्देश्यहीन क्रियाएं करने वाले व्यक्ति को कम बुद्धि का समझा जाता है। अतः बुद्धि का जो स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि इसके सहारे व्यक्ति क्या करता है, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। चौथा देखें तो बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से
क्या करती है, समायोजन अनुकूलन करने में मदद करती है। देखिए, जब भी अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति अपने आप को किसी भी वातावरण में ठीक ढंग से समायोजित कर लेते हैं। ठीक है, इन व्यक्तियों में समायोजन की क्षमता देखकर अन्य लोग भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। और वहीं कम बुद्धि वाले व्यक्ति, इस तरीके के समायोजन की क्षमता कम होती है उनमें, और व्यक्ति में वातावरण से संबंधित समायोजन की कई एक समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। आगे भी देखें तो जो आगे बताया कि पांचवा, की बुद्धि से व्यक्ति विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसके सोचने एवं चिंतन करने का जो तरीका है वो विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण और युक्ति संगत होता है। ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है कि अमूर्त चिंतन की क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही सोच रहा है, बल्कि इनडायरेक्टली वो अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई भी चीज़ सोच सकता है। ठीक है, सोच समझ सकता है, चिंतन कर सकता है, उस पर उसकी क्षमता होती है। कम बुद्धि वाले व्यक्ति का चिंतन क्या होता है, अविवेकपूर्ण तथा तर्कहीन होता है। ऐसे व्यक्ति में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता भी क्या होती है, कम होती है। ऐसे व्यक्ति में चिंतन करने तथा कार्य करने में असंगति अधिक पाई जाती है। ठीक है, आगे बताया कि छठा पॉइंट जो है वो बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो प्रायः कठिन एवं जटिल कार्य को समझकर करते हैं। इनके कार्यों में मौलिकता अधिक होती है। ठीक है, तो आगे जो अगर देखें तो ऊपर का जो वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि जो बुद्धि का स्वरूप है वो कुछ ऐसा होता है जिसे किसी एक कारक या क्षमता के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं। ठीक है, बुद्धि के अंदर जैसे, तो आपने देखा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भी हम कह सकते हैं कि जो थर्स्टन का आप सिद्धांत आगे पढ़ेंगे उसमें बुद्धि को 7 क्षमताएं, बुद्धि में क्या है उन्होंने क्या बताई, 7 क्षमताएं। तो इस तरीके से बुद्धि का हमने देखा कि किस तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने पहले एक एक क्षमताएं बुद्धि के परिभाषित करने के लिए एक एक क्षमताओं को लिया, फिर बाद में बताया कि नहीं, ये एक क्षमताओं से बुद्धि को हम डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि कई क्षमताओं का योग जो होता है हमारी बुद्धि होती है। ठीक है, कई क्षमताओं का जो योग होता है वो हम उसको बुद्धि कह सकते हैं। बुद्धि के अंतर्गत कई क्षमताओं का योग होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बुद्धि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो यही देखा कि बुद्धि जो है विभिन्न क्षमताओं का योग है। ठीक है, विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होती है। दूसरा देखा कि बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान कर सकता है आराम से। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। बुद्धि क्या करती है, व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाती है, मदद करती है। बुद्धि से व्यक्ति क्या कर सकता है, विवेकशील चिंतन या अमूर्त चिंतन करता है। और साथ ही साथ बुद्धि, अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो जिसकी बुद्धि तेज है उसके कार्यों में क्या आती है, मौलिकता आती है। तो इस तरीके से हमने बुद्धि के कुछ के बारे में जाना, बुद्धि की कुछ विशेषताएं जाना कि हाँ आखिर बुद्धि क्या होती है, इसमें कई क्षमताएं आती हैं और किस तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने इसे बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में बुद्धि इंटेलिजेंस समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।